हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया, बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। चलिएगा। आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी। तो आप लोग अगर जो आज के सेशन के लिए रेडी हैं, और अगर जो आप सभी लोगों को है ना मेरे वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर है, तो फटाक से चैट सेशन कंफर्म कर दीजिएगा। फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा जी, अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वीडियो और मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलिएगा जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। चलिएगा जी, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लोग बेसिकली बेटा जी हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग सबसे पहले हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो होती है ना, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा, अगर जो मैं सिलेबस की बात करूं तो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, आप लोगों का है एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस फिगर, मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। ये सब टॉपिक आपके पहले यूनिट के अंदर ही है। ठीक है जी। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से और सारी चीजें पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। आप सभी लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी बच्चे बोल रहे थे कि भैया केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो परेशान मत होइएगा। आपको इस सेशन के बाद में बताइएगा कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ नहीं हुआ। ओके मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, चलेगा जी। तो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमारा एक नटखट सा बच्चा है हमारे पास में, ये बड़ा शैतान बच्चा है, और ये हमें लाइव क्लास लेने में दिक्कत करता है। से हेलो, हेलो टू एवरीवन, हेलो उधर कैमरे में। इसे हर टाइम खेलने वाला को ये या तो सोएगा, फिर खाएगा, और फिर उसके बाद में खेलेगा, है ना जी। ये फीमेल है, मेल नहीं, ये फीमेल है ना जी। इसका नाम है किलर, किलर नाम है इनका, है ना। चलो अब आप देखो बेटा, मैं क्लास ले लूं अभी, फिर उसके बाद में खेलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप बाहर खेलो, जाओ 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 जाओ, भाग जाओ जाओ। चलेगा जी, तो स्टार्ट करें भाई। देखिएगा, अगर जो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टर्म है, यानी कि जो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री है हमारा, इसके बारे में अगर जो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में अगर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा जी कि द पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस, प्योरीफाई देम, सेपरेट देम, क्वांटिफाई देम, determine the molecular structure of chemical compound that make up pharmaceutical, and determine how these compound are combined to make up a pharmaceutical product। समझ में आ गई बात भाई? अरे भैया, है ना, अभी आप लोग को जैसे मैंने इंग्लिश बोली तो थोड़ा सा गाली देने का मन किया होगा, पर लेकिन हम समझाते हैं। देखिएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने तुम्हारे सामने यहां पर कोई कंपाउंड रख दिया एक्स नामक, मैंने बोला कि ये क्या है भाई, पता करो। भाई ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, बेस है, क्या है, इसका पता करो। यानी कि किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। उसको मान लीजिए, अब इसको में क्या करना है, प्योरीफाई करना है, प्योर प्योर बनाना है ना, प्योरीफाई करना है। तो प्योरीफाई करना ये भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है जी। मान लीजिए दो कंपाउंड एक्स और वाई आपस में मिले हुए हैं, तो एक्स को अलग करना है और वाई को अलग करना है, तो सेपरेट करने के लिए भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। उसी के साथ साथ कि ये कितनी क्वांटिटी है, कि एक्स की कितनी मात्रा है, वाई कितनी मात्रा में है, ये भी हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मदद से ही पता लगाते हैं। साथ ही साथ इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा है,
ये भी हम लोग फार्मास्यूटिकल अपना एनालिसिस से ही पता लगाते हैं। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का कमाल। अब फार्मास्यूटिक्स में यानी कि हमारे फार्मेसी में इसका कैसे रोल है जी? फार्मेसी में ऐसे रोल है कि जो हमने सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया है कि किसी पदार्थ का पता लगाया है ना जी, उसकी क्वालिटी चेक करी है कि कैसी क्वालिटी का है, कितनी मात्रा में है, जो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ। फिर इन सब का हम लोग उपयोग करते हैं कहां पर बेटा जी? हमारे फार्मास्यूटिकल में, यानी कि हमारी फार्मेसी में। और किस प्रकार से इन कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंसेस को हमारे किसी भी दवा को बनाने में उपयोग किया जा रहा है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है। अगर जो डेफिनेशन क्लियर हुई हो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे दीजिए। अगर जो क्लियर हो गया हो बेटा जी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, तो हार्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। वेरी गुड, चलिएगा आगे मूव करते हैं भाई। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में कि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस उसके कितने टाइप होते हैं। तो देखिएगा हमारे दो टाइप होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। मतलब क्या? एक क्या होता है बेटा जी? हमारा क्वालिटेटिव होता है और एक हमारा क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है भैया? जैसे अब देखो, अब आप आ जाओ जो आप डेली मरा के काम करते हो उन पर आ जाओ, है ना भाई? भाई ये प्रैक्टिकल इतना अमीर हम नहीं है कि घर पर लैब बना सके भाई। तो हम डेली यूज में जो हमारे काम आते हैं हम उनके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी मार्केट में गए, है ना, खासकर जो लड़कियां हैं वो तो भाई बिल्कुल उनको तो ये चीज बिल्कुल वो उनसे रिलेट करेगी। आप मार्केट गए, मान लीजिए आपको मार्केट में से सब्जी लेकर के आनी, टमाटर लेकर के आने, ठीक है जी। तो आप टमाटर क्या करोगे? पहले टमाटर को देखोगे, टमाटर अच्छी क्वालिटी का हुआ, अच्छा हुआ, तो फिर आप दुकानदार को बताओगे, सब्जी वाले भैया को बताओगे, सब्जी वाली दीदी को बताओगे कि दीदी आधा किलो पैक कर दो, दीदी 1 किलो कर दो, दीदी 1 पाव कर दो। फिर आप उसके बाद में बताओगे कि पहले आपने टमाटर देखा, भाई ठीक है, गले वाले तो नहीं है, फिर आपने क्या किया? उनको बोला कि आधा किलो कर दो, ठीक है। अब यही हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। कैसे? पहले आपने किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करी भाई, खरीदने से पहले आपने देखा ना कि कैसी क्वालिटी का है, तब आपने उसकी क्वांटिटी डिसाइड करी कि भाई अच्छी क्वालिटी का तो 1 पाव 1 किलो ले लेती हूं या ले लेता हूं, या बेकार क्वालिटी का है तो अभी काम चलाने के लिए 250 ग्राम ले लेता, क्या दिक्कत वाली बात है। तो क्वालिटेटिव मतलब क्या बेटा जी? आप लोग किसी चीज की क्वालिटी चेक कर रहे हो, यानी कि कुछ पता लगा रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का टमाटर, यानी कि आपने क्या आइडेंटिफाई किया, क्या पता किया कि ये टमाटर अच्छी क्वालिटी का है। आपने क्या पता किया? ये टमाटर बेकार क्वालिटी का है। आपने क्या पता किया? 20 रुपए किलो मिल रहे के हिसाब से टमाटर ठीक है तो चल जाएगा काम। तो ये क्या हो गया बेटा जी? हमारा क्वांटिटेटिव हो गया, सॉरी क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव यानी कि क्या बेटा जी? हमारा एस्टिमेशन, कि अब आप बता रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो, 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 250 ग्राम दे दो। और ये काम आप हर जगह करते हो। कैसे हर जगह करते हो? कि भाई आप जैसे कपड़े खरीदने गए तो भाई आप पहले देखोगे ना कि शर्ट अच्छी क्वालिटी की है नहीं है, फिर आप उसकी क्वांटिटी बताओगे, भैया 1 शर्ट दे दो, एक मेरे छोटे भैया के लिए भी दे दो, 2 लगा दो भैया, 2 पैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। होगा नहीं होगा भाई? ऐसा ही भाई आप किसी चाउमीन वाले के ठेले पर गए, आपने क्या बोला? भैया पहले एक हाफ प्लेट लगाओ, पहले टेस्ट करेंगे हम। आप और आपका भाई था या फिर आप और आपकी गर्लफ्रेंड थी, जो भी था XYZ, आपने पहले चाउमीन का टेस्ट किया, फिर आपको चाउमीन घर लेकर के जानी थी और आपके साथ में जो भी था उसको भी घर लेकर के जानी थी। अब आपने पहले क्वालिटी चेक करी कि चाउमीन अच्छी क्वालिटी की है, तो फिर आपने क्या बोला? भैया 100 रुपए की 2 जगह पैक कर दो, बढ़िया बनी है। तभी तो आपने क्वांटिटी बताई ना। सही बात है नहीं है? तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है। ठीक है जी। एक हमारा होता है क्वालिटेटिव और एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव। बात क्लियर हुई हो बेटा जी? तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर देखिएगा यहां पर आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्योरेटिकल पोर्शन देख सकते हो, जो कि मैं यहां पर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एज सच ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं। क्वांटिटेटिव का आप थ्योरेटिकल पर्पस देख सकते हो। आप लोग लिखना चाहो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो ये आपकी चॉइस है। आपके नोट्स में भी, ये PDF में भी हमने ऐड ऑन किया है,
वो आपकी चॉइस है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलेगा जी, मैंने मोटा मोटा सा आपको बता दिया होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में भी है कि हमारा क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ हमारा एनालिसिस यहां पर चीजें हो गया। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप क्या क्या होते हैं, कि फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस है इसके स्कोप क्या क्या है भैया, कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। भाई किसी भी चीज के पीछे पढ़ने का कोई ना कोई रीजन होता ना। भाई आप फार्मेसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका कोई स्कोप होगा, आगे चल के कुछ ना कुछ आप कर पाओगे, तभी तो आप एनालिसिस, तभी तो आप फार्मेसी कर रहे हो मेरे गुड्डू गुड़िया। हाँ के ना भाई, फार्मेसी आप तभी तो कर रहे हो ना, क्यों, तभी तो कर रहे हो, यस और नो। ठीक है जी, चलिएगा बेटा जी, देखिएगा मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। देखिएगा आप ऐप पर, है ना जी, नोटिफिकेशन को एक्टिव रखिए। नोटिफिकेशन को आप क्या रखिए, एक्टिव रखिए। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि कि आपके कोर्स के अंदर कोई भी पीडीएफ अपलोड होता है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, और अगर जो आप नोटिफिकेशन देखते तो आपको पीडीएफ के बारे में बोलने की जरूरत होती ही नहीं। आप जाकर के चेक कीजिएगा, आपका जो हेल्थ केयर साइकोलॉजी के जो 3 लेक्चर हुए हैं, आप लोगों के जो एचएपी की कल क्लास हुई थी, परसों माफ कीजिएगा, एचएपी की जो आज सुबह ही क्लास हुई थी, आपका जो फार्माकोग्नोसी की क्लास हुई थी, आपका जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास हुई थी, ए टू जेड सभी की सभी क्लासेस के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। आप चेक कीजिए, है ना, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी के पीडीएफ अपलोड हो गए। अब हमारी ऐप पर क्या है कि एडवांस फीचर है कि आपको लेक्चर के नीचे पीडीएफ नहीं मिलता है, आपको लेक्चर की बराबर में ही पीडीएफ यहीं पर ही मिल जाता है। ठीक है, आपको लेक्चर की बिल्कुल जस्ट बराबर में ही पीडीएफ आपको मिल जाए। मुझे बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी आ रही है कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप परेशान मत हो, अभी मेरी 9 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं 9:15 पर या 9:20 पर एक और क्लास कंडक्ट कराऊंगा आप लोगों के लिए आज ही, ताकि कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके, कि आपको कौन सी चीज कहां पर कैसे ऐप पर मिलने वाली है, ताकि कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि कि आप चीजें वहां ढूंढ रहे हो जहां है ही नहीं, है ना, आप कोर्स में, है ना, चीजें वहां ढूंढ रहे हो जहां पर चीजें है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे स्कोप ऑफ हमारा एनालिसिस के बारे में। तो अब देखो भाई, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई स्कोप होगा तभी पढ़ रहे हैं ना, ऐसे थोड़े ना कि हवाबाजी के लिए पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे मेरे गुड्डू गुड़िया। तो अब आप यहां पर देखिएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जॉब कैसे पा सकते हैं उसके बारे में बात करें। भाई देखिएगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप कहां पढ़ रहे हो, फार्मेसी में पढ़ रहे हो। फार्मेसी करने के लिए आपके लिए क्या जरूरी था, या तो आपके पास में पीसीएम हो या पीसीबी हो, यानी या तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो। तो वही चीज यहां पर स्कोप में देखिएगा, अ करियर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, कि अगर जो आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अपना करियर बनाना है ना, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अगर जो आपको जॉब वॉब करनी है, तो उसके लिए आपके पास में एक लेवल तक, एक हद तक आपके पास में क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कि आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, है ना, क्या जो हमारा क्या स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे बेटा, जो उनके पास में फॉलोइंग एरिया में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की, है ना जी। और आप लोग पीसीएम या पीसीबी से ही करके आए होंगे, है ना जी। बेटा जी ऐप पर चला था वो, सुबह जो ऐप पर क्लास होती है वो उनके लिए है। ठीक है मेरे बच्चा, जो सुबह ऐप पर क्लास होती है वो उनके लिए है। तो आप अगर जो ऐप पर ज्वाइन है तो आपको सुबह वाली क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि सुबह 2 क्लासेस होती हैं। ठीक है जी, और अगर जो आप ऐप पर ज्वाइन नहीं है तो शाम को तो क्लास फ्री में यूट्यूब और ऐप दोनों जगह चल रही है। ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद में देखो भाई, ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब उसके बाद में और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, कि जो आइडियल कैंडिडेट्स है उनका जो पोजीशन है उनके पास में क्या, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस विल बी पासिस डिग्री इन, किस किस डिग्री उनके पास में होनी चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में उनके पास डिग्री होनी चाहिए।
या फिर फार्माकोलॉजी में, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, या फिर इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट में अगर जो उस पर्टिकुलर बंदे के पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो ही वो फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बन सकता है। अब फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट ऐसा नहीं है खाली लड़के ही बन सकते हैं या फिर खाली लड़कियां ही बन सकती है। फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट लड़के और लड़कियां दोनों बन सकती हैं। तो देखिएगा फॉर हायर पोजीशन है ना, जो कंपनीज है वो क्या करते बड़े, हमारा जो कैंडिडेट है उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको क्या बड़े जी जो रिलेटेड फील्ड है और वर्किंग एक्सपीरियंस उसके पास में होना चाहिए। क्योंकि भाई देखो सीधा का सीधा आपको टॉप पोस्ट पर तो कोई नहीं बिठाएगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा वैसे वैसे आप टॉप मोस्ट पोस्ट पर जाते रहेंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में, एनालिस्ट के बारे में बात की जाए तो ही और शी, देखिए मैंने यहां पर दोनों चीजें लिखी हुई हैं कि लड़का और लड़की दोनों बन सकते हैं, पर लेकिन कब बन सकते हैं, अगर जो उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार की नॉलेज हो। अगर जो दोनों प्रकार की नॉलेज है तो ही आप फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। ठीक है जी, चलिएगा। अब ये तो कैसे बन सकते हैं वो हो गया। अब बनने के बाद में हमारा करना क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर जो स्कोप के बारे में बात की जाए तो जो फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट है वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का एग्जामिनेशन करते हैं, इन प्रोसेस का एग्जामिनेशन करते हैं और जब फिनिश प्रोडक्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। अब आप बोलोगे भैया रॉ मटेरियल इन प्रोसेस, अब ये क्या बला है। अब इसको भी देसी जुगाड़ से समझते हैं। देखिए अब आप मार्केट गए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज रात को आपको क्या बनाना है, घर पर आप क्या बनाने वाले हो, पिज्जा बनाने वाले हो। ठीक है जी, आप घर पर क्या बनाने वाले हो मेरे गुड्डू गुड़िया, और पिज्जा बनाने वाले हो। तो आप पनीर लेकर के आए, है ना। आप देखो घर पर बना रहे हो, आप खुद के लिए बना रहे हो, तो आप पनीर कैसी क्वालिटी का लेकर के आओगे, बढ़िया क्वालिटी का लाओगे, बेकार वाली का लाओगे, बढ़िया वाली का लाओगे ना भाई। आपको उसमें टमाटर डालना है तो आप टमाटर लेकर के आए, आपको उसमें प्याज डालने तो आप प्याज लेकर के आए, आपको उसमें ब्रोकली डालनी है ब्रोकली लेकर के आए, आपको उसमें मशरूम डालने आप मशरूम लेकर के आए, जो भी आप सामान लेकर के आए हो। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले क्या लेकर के आए, सामान लेकर के आए हो पिज्जा बनाने का, तभी तो पिज्जा बनाने लगोगे भाई। अब सामान लाए नहीं हो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अब मैदा लेकर के आ रहे हो, अब ये लेकर के आ रहे हो, नहीं, आप पहले सामान ला करके तैयार रखोगे, है ना जी। भाई आपकी सब्जियां हो गई, आपका पिज्जा बेस हो गया, है ना जी, आप किस में पकाओगे, सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जो हमारा कच्चा माल है जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, जिन सब चीजों को मिलाकर के हमारा पिज्जा तैयार होगा, तो पहले वो सारी चीजें तैयार तो होनी चाहिए हमारे पास में। तो रॉ मटेरियल कैसी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है नहीं है ना जी, ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे कोई भी कंपनी है बेटा जी, कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले क्या करती है, रॉ मटेरियल तैयार करती है, रॉ मटेरियल। ठीक है जी, भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना घर बना रहे हो तो पहले तो रॉ मटेरियल लाओगे ना, ईंट लाओगे, डस्ट लाओगे, रोडी लाओगे, सीमेंट लाओगे, भाई लोहे का सरिया वरिया लेकर के आओगे, है ना जी, तभी तो बनाओगे ना घर। या फिर क्या मजदूर को ला करके बैठा दिया, भाई अभी माल नहीं आया है तुम बैठे रहो, ऐसे थोड़ी ना करोगे बेटा, है ना जी। तो यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल भी कैसा, अच्छी क्वालिटी का। अब वो रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, ये हम किससे पता करते हैं बेटा, हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट उसका ही पता लगाते हैं कि रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, जब इन प्रोसेस, अब देखो रॉ मटेरियल तो हमारा सही हो गया, अब आपने क्या किया भाई, देखो आपने पिज्जा का सामान तो आप सही लिया है, अब जब आप पिज्जा बना रहे हो तब भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा मेरे गुड्डू गुड़ियाओ। या फिर ऐसा है कि भाई अपना आप ही बन जाएगा तो अब अपना आप ही बोल देगा सेठ जी बन गया मैं तो, निकालना मुझे बाहर और खा लो, नहीं ना। जब वो बन रहा है तो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जो प्रोसेस चल रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पर भी हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का ही रोल रहता है। अब जब फाइनल प्रोडक्ट बन गया, पिज्जा तैयार हो गया, है ना जी, तैयार होने के बाद में भाई वो सही बना है नहीं बना है, जला वाला तो नहीं है कहीं से भी, तो वो सारी चीजें भी देखी जाएंगी ना। तो यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा बना है, अच्छी क्वालिटी का बना है नहीं बना है, अच्छा बना है नहीं बना है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट के स्कोप होते हैं। ठीक है जी, पहला स्कोप। दूसरा सेपरेशन, डिटर्मिनेशन, और हमारा क्या बेटा, हमारा क्वांटिटेशन ऑफ इंप्यूरिटी, कि क्या, कि सेपरेट करना, कि अगर जो कोई दो चीज को अलग करना है, सेपरेट करना है, या फिर किसी चीज का डिटर्मिनेशन करना कि ये है क्या, क्या है इसमें, क्या चीज है उसका पता लगाना, या फिर
इंप्यूरिटी यानी कि हमारा जो हम प्रिपरेशन बना रहे हैं उसमें कोई अशुद्धता तो नहीं है, कोई चीज बेकार तो नहीं है, कोई चीज अशुद्ध तो नहीं आ गई है, कितनी प्योर है हमारी वो चीज। इन सब चीजों का वेटेज हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट का ही यही स्कोप होता है। उसके अलावा टू चेक द स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कि जो हमारा केमिकल कंपाउंड यानी कि जो हमारा क्या जो रासायनिक तत्व हमें मिला है उसकी स्ट्रेंथ चेक करना, यानी कि वो क्या है कि कितने मजबूत है। जैसे आपने देखा होगा कि वीक एसिड होते हैं यानी कि कमजोर अम्ल होते हैं, वीक बेस होते हैं कमजोर क्षार होते हैं, है ना, स्ट्रोंग एसिड होते हैं स्ट्रोंग बेस होते हैं। तो अब किसी को तो स्ट्रोंग बोला जा रहा है, किसी को वीक बोला जा रहा है, ये कैसे पता लगता है? उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, उनकी पीएच वैल्यू कैसी है, पीएच मान कैसा है ना जी, वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है, यानी कि ज्यादा गाढ़े हैं या फिर बिल्कुल पानी जैसे हैं। तो ये सब कुछ हमारा कैसे पता लगाते हैं बेटा, जब हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप के अंतर्गत ही आता है ये भी। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना कि इस पर्टिकुलर सैंपल में कौन से केमिकल्स हैं उनका पता लगाना, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है ना जी, उनकी क्या है बेटा जी अभिक्रियाएं कैसी हैं उसके बारे में पता लगाना, ये भी हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ एयर वाटर एंड सोइल, कि एयर का वाटर का सोइल का अलग अलग जगह का सैंपल को टेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बोला जाता है दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित है, कैसे पता लग गया? हवा ने क्या बोला कि भैया मैं प्रदूषित हो गई हूं? नहीं ना, हवा का सैंपल लिया गया होगा, उसको क्या किया गया होगा, टेस्ट किया गया होगा, रीडिंग चेक की गई होगी। उसके अलावा जैसे बोला जाता है कि यमुना जी का पानी जो है वो अशुद्ध है ना जी, कैसे बोला जाता है? बिकॉज वहां के पानी का सैंपल लिया गया होगा, फिर उसको लैब में टेस्ट किया गया होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मिट्टियों को क्या करते हैं कि भाई बहुत गहरी गहरी खदानें खोद के रखते हैं कि यहाँ पर सोना है, यहाँ पर खोदना शुरू करो, है ना जी, यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर डायमंड है। ऐसे कैसे पता लग जाता है? क्योंकि उस मिट्टी का सैंपल पहले लिया जाता है, उस मिट्टी को चेक किया जाता है, वरना कोई भी खोद करके कहीं भी बोलने लगा कि यहाँ सोना निकल सकता है, ऐसा थोड़े ना होता है भाई। तो यही सारी चीजें हमारी क्या होती है बड़े जी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप के अंतर्गत आती है। अगर जो बात क्लियर हुई हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को, तो चैट सेशन में फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। यहां तक की क्लास अगर जो क्लियर हुई हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओं और अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। मजा आया जी? चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते बेटे हमारा डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। अब देखिएगा हमारी एनालिसिस की अलग अलग टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमारा केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, है ना, क्रोमेटोग्राफिक और हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, और बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारा वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रोमेट्रिक मेथड आ जाएगा, हमारा गैसोमेट्रिक मेथड आ जाएगा और ग्रेवोमेट्रिक मेथड आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल मेथड में हमारा पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी और कंडक्टोमेट्री आ जाएंगे जी, है ना जी। हमारा ये इसमें कोई भी ऐसा हमें मेथड अलग से सेपरेटली नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर अगर जो देखिए यहां पर आपका जो इलेक्ट्रिकल मेथड है ये आपके सिलेबस में से अब कट कर दिया गया है, यानी कि अब आपके सिलेबस में ये है नहीं। पहले जब आप अगर जो आप पहले वाला सिलेबस देखते तो वहां पर क्या था कि ये सारे टॉपिक, ये आपका पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी, कंडक्टोमेट्री, ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके हुआ करते थे यूनिट नंबर 5 के अंदर, एनालिसिस की यूनिट नंबर 5 के अंदर, जो आपका पहले सब्जेक्ट हुआ करता था। बट अब सब्जेक्ट के नाम वाम चेंज कर दिया, सिलेबस पूरा चेंज कर दिया, तो अब ये कट ही कर दिया है, यानी कि अभी तो आपके पहले सेमेस्टर में तो आपको इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट पहले क्या होता था कि ये तीनों टॉपिक में से जो मेट्री वाला है, जैसे पोटेंशियोमेट्री और कंडक्टोमेट्री है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता था, और पोलरोग्राफी में से ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एक टॉपिक होता था, वो 100% आता था, और एक एल्कोविक इक्वेशन 2 नंबर में आता ही आता था। ठीक है, यानी कि यूनिट कंफर्म थी कि यहाँ से 15 से 17 नंबर का पेपर में आना ही है। बट अब क्या कर सकते हैं भाई, देखिएगा समय की मांग है, समय परिवर्तन मांगता है, और परिवर्तन संसार का नियम है, तो वही परिवर्तन अभी हमें फार्मा फील्ड में देखने को मिला है।
बट ये परिवर्तन मेरे अकॉर्डिंग 2022 में हो जाता तो आज फार्मेसी बहुत आगे जा चुका होता। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही, है ना जी। अब करते ही ना फिर क्या होता जी, चलेगा। तो यहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस में हमारा सबसे पहला मेथड क्या बेटा जी, हमारा केमिकल मेथड है। सबसे पहला मेथड हमारा क्या बेटा जी, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमारा टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड है बेटा जी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है। तो देखिएगा, टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड के बारे में बात करूं, आप लोगों ने सभी ने 12th क्लास में आप लोगों ने टाइट्रेशन किया होगा। 12th क्लास में आपने टाइट्रेशन किया होगा। किया है नहीं किया भाई टाइट्रेशन? भाई देखो, हमारे यहाँ पर तो इसको तो रंग बदलने वाला प्रैक्टिकल बोलते थे। जब हम 12वीं में थे तो हम मतलब वो होता ना, नाम निकालते हर चीज का, तो हम इसको बोलते थे रंग बदलने वाला, रंग बदलने वाला प्रैक्टिकल। रंग बदलने वाला प्रैक्टिकल बोला जाता था भाई इसको, हमारे द्वारा तो रंग बदलने वाला प्रैक्टिकल बोला जाता था। क्योंकि कि क्या होता है कि ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डलती है, नीचे पर्पल कलर आ जाता है। किया होगा आप लोगों ने जरूर से जरूर टाइट्रेशन, तो है ना जी। हर कोई का मतलब कि हर जगह होता है, आपने जरूर से जरूर किया होगा। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग टाइट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो टाइट्रेशन में क्या होता है? टाइट्रेशन में होता है हमारा, एक होता है एसिड, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, और एक हम लोग यहां पर लेते हैं इंडिकेटर। ये तीन चीज हमारी होती है ना जी। ऊपर अगर जो एसिड है तो नीचे बेस होगा, नीचे एसिड है तो ऊपर बेस होगा, और इंडिकेटर तो रहेगा ही रहेगा, है ना जी। इंडिकेटर क्या काम करता है हमारा? एंड पॉइंट का, हमारा एंड पॉइंट बताने का काम करता है कि एंड पॉइंट आ गया, अब टाइट्रेशन रोक दो, है ना। इंडिकेशन का काम करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है ना, कि वो इंडिकेटर क्या करता है बाइक में, गाड़ी में, कि वो पीछे वाले को और आगे वाले को बताता है कि तुम्हें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। पर यहां पर भी एक कंडीशन है, यहां पर भी एक स्थिति है कि अगर जो कोई लड़की लेफ्ट राइट बोल रही है तो आपको अपना वाहन रोक लेना है। मतलब कोई लड़की अगर जो इंडिकेटर जलाई हुई है तो वो आपको क्या इंडिकेशन ये दे रही है कि मैं किधर भी जा सकती हूँ, तुम आराम से पीछे रहो मेरे से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, गलती आपकी ही है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने राइट साइड का इंडिकेटर दिया, किधर का दिया उन्होंने? राइट साइड का इंडिकेटर दिया। रूल क्या बोलता है कि वो राइट साइड में जाएंगी, इस वजह से उन्होंने राइट साइड का इंडिकेटर दिया है। पर हो सकता है उन्हें लेफ्ट साइड में जाना, और वो उस इंडिकेटर के माध्यम से आपको बता रही हो कि तुम राइट साइड से जाओ, और तुमने उनके साथ में तुम भिड़ गए, तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने उनके मन की बात क्यों नहीं समझी। ठीक है जी। तो यहां पर सिनेरियो थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है जी। तो कभी भी अगर जो आगे कोई भी तुम्हारा हैवी ड्राइवर चल रहा है, अगर जो उन्होंने इंडिकेटर लेफ्ट या राइट किधर का भी दिया हो, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंसानियत के नाते और तुम्हारी दिमाग और बुद्धि और तुम्हारे समझ के नाते तुम्हें अपना वाहन स्लो कर लेना है, जब तक वो अपनी दिशा में नहीं चली जाती हैं। ठीक है जी। बिकॉज गलती एट द एंड आप ही कर रहे हो। तो भाई देखो, अगर जो उन्होंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और आपको को लगा कि वो लेफ्ट साइड से जा रही हैं, तो वो राइट साइड में भी जा सकती हैं, और वो राइट साइड में चली गई और आपका भिड़त हो गई, है ना जी। तो क्या होगा कि गलती आपकी है, क्योंकि कि आपने उनके मन की बात नहीं समझी है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सावधान रहे, सतर्क रहे, और ऐसे ही सावधान इंडिया देखते रहे, चलेगा जी। तो टाइट्रोमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड के बारे में बात हो रही थी। तो देखिएगा कि इट इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड विद एन अप्रोप्रिएट रिएजेंट एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारा कि यहां पर क्या है कि जो रिएक्शन है, बेसिकली देखो, मैं अगर जो यहां पर सिंपल सी बात आपको बताऊं कि हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सटेंस की सहायता से दूसरे सब्सटेंस का कंसंट्रेशन पता करते हैं इन द केस ऑफ टाइट्रेशन। सिंपल सी बात ये है। ठीक है जी। अब यहां पर टाइट्रेशन में हमारे अलग अलग टाइट्रेशन हमारे आ जाते हैं। जैसे कि हमारा आ जाएगा एसिड बेस टाइट्रेशन, हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं, और हमारा यहां पर नॉन एक्वस टाइट्रेशन आ जाएगा। अब आप लोगों को ये पांचों के पांचों टाइट्रेशन और इनके साथ में एक और टाइट्रेशन ग्रेवोमेट्रिक, ये 6 के 6 टाइट्रेशन पढ़ने हैं यूनिट नंबर 3 में।
और पहले क्या होता था, ये आपको ये सारे टाइट्रेशन 6 के 6 मिलाकर पढ़ने पड़ते थे 3 यूनिट में। पहले 3 यूनिट थी और अब यही आपको क्या है, अकेला 3rd यूनिट में पढ़ना। जैसे मैंने आज एक पोस्ट देखी और मुझे उस पोस्ट को देखने के बाद में बहुत हंसी आई। कैसे कि एक प्लेटफॉर्म ने पोस्ट डाली हुई है कि 30% हुआ फार्मेसी का सिलेबस रिड्यूस। मेरा दिमाग बोला यार ये लोग ऐसी ऐसी पोस्ट डालते कहां से हैं, मतलब कि यहां पर 1 यूनिट में 3 यूनिट घुसा दी और 30% सिलेबस कम कैसे हो गया भाई, बल्कि मैं तो बोल रहा हूं कि 50% और सिलेबस बढ़ा दिया गया आपका। तो कहां से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, है ना जी, कहां से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो मैंने पर्सनल अकाउंट से, मतलब कि जो बीएससी फार्मेसी का ऑफिशियल अकाउंट है, उससे मैंने कमेंट किया भाई उस पोस्ट पर कि भैया प्रभु हमें प्लीज एक बार वीडियो बना करके समझाओ कि 30% सिलेबस कम कहां हुआ है, किस एंगल से कम हुआ है, हमें वो एंगल दिखाओ प्लीज। कि हमें तो हर एंगल से ऐसा दिख रहा है कि कम से कम 50% सिलेबस बढ़ा है ना, 50% सिलेबस इंक्रीज हो गया है, 30% कम किधर से हुआ है, प्लीज आप वो हमें बताओ, है ना जी। तो ये बात है, मतलब कि खुद देखो कि एक पहले जो चीज आपको जो पहले के बच्चे 3 यूनिट में पढ़ते थे, अब वो चीज आपको 1 यूनिट में ही पढ़नी है। तो ये बढ़ा या घटा है, खुद सोचो कि ये बढ़ा गया है या घटा है भाई, डिसीजन आपके हाथ में छोड़ता हूं मैं। चलो अगला हमारा आता है बेटा जी हमारा ग्रेवोमेट्रिक मेथड। अब ग्रेवोमेट्रिक मेथड क्या होता है, देखिए देखो थ्योरेटिकल पोर्शन आप खुद देख लो, देखो मैं आपको बस जस्ट यहां पर समझाने के लिए बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, सारे उदाहरण में देसी भाषा में दे रहा हूं, ठीक है जी। देखिएगा ग्रेवोमेट्रिक मेथड के बारे में बात करते हैं। हमारा एक टाइट्रेशन होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जिसको हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है जी। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है बताते हैं। जैसे आपने किस किस ने देखा है कि जो दूध होता है, दूध से पनीर बनता हुआ किसी ने देखा है बेटा जी, पनीर, दूध से पनीर बनता हुआ किस किस ने देखा है, प्लीज मुझे बताइए। जिसने दूध से बनता हुआ पनीर देखा है मतलब उसने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन देखा है। तुम ये नहीं बोल सकते भैया हमने तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कभी देखा ही नहीं। दूध से पनीर बनता हुआ किस किस ने देखा है भाई, सभी ने देखा है, बिल्कुल सभी ने देखा होगा, ठीक है। अब देखो अगर जो नहीं भी देखा तो मैं आपको बता देता हूं, 1 कटोरी दूध लेना आज, ठीक है, उसमें 2-3 मतलब कि उसको गर्म करने रखना, ठीक है जी, बिल्कुल कम कर देना फ्लेम को अपनी गैस की, और उसमें उस 1 कटोरी दूध में ना 2 से 3 ड्रॉप नींबू की डाल देना बस, ठीक है, और उसको चलाते रहना, तुम्हें अपना आप पता लग जाएगा कि पनीर कैसे बनता है, अगर जो नहीं भी देखा है, वैसे देखा होगा सभी ने, ठीक है जी, चलो पता लग गया इतना। अब भैया पनीर वनीर की बात काहे बता रहे हो, देखो अब जब आपका दूध से पनीर बनेगा तो देखो पहले दूध क्या था आपका, एक था, लिक्विड था खाली, है ना, आप उसमें ऐसे नहीं देख सकते थे ये अलग दूध है अलग दूध है, नहीं ना, पूरा वो एक था। जब वो दूध से पनीर बना, यानी कि जब वो दूध फटा, तो दूध फटने के बाद में क्या हुआ, उसमें गुच्छे टाइप बन गए और पानी पानी अलग दिखने लगा और वो गुच्छे गुच्छे अलग दिखने लगे। होता ऐसा नहीं होता भाई कि गुच्छे गुच्छे अलग दिखने लगे और पानी अलग दिखने लगा। अब वो जो गुच्छे गुच्छे अलग दिख रहे हैं और पानी अलग दिख रहा है वो ये है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कि प्रेसिपिटेट बन गया। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की एक और खासियत है, क्या खासियत है कि वो जब एक बार बन जाएगा तो वापस जिससे बना है वो नहीं बन सकता है। भाई आप पनीर से वापस दूध बना दोगे क्या, नहीं बना सकते, पनीर से वापस आप दूध नहीं बना सकते हो, तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं होती, यानी कि एक बार चले गए वापस नहीं जा सकते हो, ठीक है जी। अब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता समझ में आ गया होगा, प्रेसिपिटेट बन गया। अब उस भाई पनीर वो बना है, अब उस पनीर को कपड़े में छानने की, जैसे मम्मी ने मान लो घर पर पनीर बनाया तो मम्मी क्या करेगी, कपड़े में छानेगी, है ना जी, छान करके उसको टाइट बांधेगी ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, रात भर उसको लटका करके रखेंगी, है ना जी, फिर सुबह उसको लेंगी, है ना जी, और उसको क्या है हल्का हल्का सा मैश भी कर सकती हैं, पानी से धुल भी सकती हैं, सारी प्रक्रिया मम्मी फिर ये करेंगी अगर जो मम्मी ने घर पर पनीर बनाया है, ठीक है जी, ये सारी प्रक्रिया मम्मी करेंगी, ठीक है जी। और एंड में अगर जो मम्मी ये भी देखना चाहती हैं कि जैसे मैंने 1 किलो दूध का कितना पनीर निकला, तो उसका फिर वजन भी करवाएगी मम्मी, ये सारा काम मम्मी करेगी, ठीक है जी। अब ये सारी प्रक्रिया की उसको धुलना छानना सब कुछ
प्रेसिपिटेट बनने के बाद में, पनीर बनने के बाद में जो ये सारी प्रक्रिया हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा ग्रेवोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। वो दूध से पनीर बनने तक, यानी कि दूध फटने तक प्रेसिपिटेशन था, और उसके बाद में वो छाना, धुला, है ना, उसमें से पानी पूरा निकाला गया, उसको ड्राई किया गया, उसका वजन किया गया। ये सारी प्रक्रिया हमारी क्या होती है, ग्रेवोमेट्रिक मेथड के अंतर्गत होती है। समझ में आई बात बेटा जी कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है और ग्रेवोमेट्रिक क्या होता है? अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। बात करते बेटा जी हमारा तीसरा गैसोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। गैसोमेट्रिक एनालिसिस में हमारा क्या होता है भाई, नाम में ही पता लग रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है नाम में ही डेफिनेशन है भाई, नाम में ही डेफिनेशन है। गैसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? देखो हम लोग क्या पर यहां पर गैस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी गैसेस होती है। तो देखिएगा, गैसोमेट्रिक इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन केमिकल रिएक्शन। कि हमारा क्या है कि गैसोमेट्रिक क्या होता है बेटा जी हमारा, कि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमारी गैस की वॉल्यूम को, कि कितनी गैस हमारी एब्जॉर्ब हो, या तो हमारी गैस, भाई देखो कोई भी गैस या तो एब्जॉर्ब होगी भाई, कोई या तो गैस को अपने अंदर लेगा या फिर क्या करेगा, गैस को अपने अंदर से बाहर निकालेगा भाई, है ना जी। दोनों में से एक ही काम होगा भाई, भाई या तो गैस बाहर जाएगी या फिर गैस अंदर आएगी, एक ही तो काम हो सकता है भाई। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा गैसोमेट्रिक एनालिसिस होता है, कि या तो कितनी गैस हमारी बाहर निकल रही है या फिर कितनी गैस हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। इसी का मेजरमेंट हमारा क्या होता है, गैसोमेट्रिक एनालिसिस का काम होता है। जैसे सम ऑफ द गैसेस विच आर एनालाइज्ड बाय गैसोमेट्री, कि कुछ गैसेस यहां पर दी गई जो गैसोमेट्री के द्वारा एनालाइज की जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, N2O हमारा, साइक्लोप्रोपेन हमारा, अमाइल नाइट्रेट हमारा, इथाइलिन या फिर नाइट्रोजन या फिर हीलियम, ये सभी की सभी हमारी ऐसी गैसेस है जो गैसोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा हमारी मेजर की जाती है। क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़ियाओं को बात? अगर जो बात क्लियर हो भाई, तो देखो सभी बच्चे जितने भी इस क्लास में हो, ईमानदारी से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर हमारा आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड यानी कि क्या, ये भी टाइट्रेशन ही है, बस यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा जी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा रेजिस्टेंस का, हमारे एम्पलीफायर का, हमारे वोल्टेज का, इन सब का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कि हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट का, वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का, है ना जी, किससे रिलेशन में, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सम स्पीसीज इन द सॉल्यूशन, उनके क्या है, कितना इलेक्ट्रिक करंट है, कितना रेजिस्टेंस है, इन सबको हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मेथड। अब यहां पर हमारे क्या क्या जाएंगे, जैसे पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, है ना, हमारा वोल्टमीटर, हमारा वोल्टमेट्री, और हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा एम्फ्रोमेट्री, ये सब के सब हमारे इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ हमारा एनालिसिस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं मेरे गुड्डू गुड़ियों यहां पर, कि हमारा क्या है, थर्ड हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस पहले ये क्या होता था, सेवंथ सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, सेवंथ सेम में ये सब्जेक्ट रहता था, ये पूरा इस नाम से सब्जेक्ट था बेटा जी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस से। अब है नहीं, अभी तो मैंने पूरा सिलेबस तो नहीं देखा है वैसे, है ना जी, मैंने पहले और दूसरे सेमेस्टर तक का ही सिलेबस देखा है। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये भी हमारा क्या है, टेक्निक ऑफ एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है। अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग बात करते हैं बेटा हमारा स्पेक्ट्रोमेट्री और क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है जी, हमारे किसके बारे में बात करते हैं बेटा हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और हमारा क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब ये क्या बला है भैया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है जी, अब देखो अगर जो हम लोग यहां पर बात करें बेटा जी हमारा, कि हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पर आपने देखा है कि साइड में छोटे छोटे से ऐसे डिब्बियां लगी रहती हैं, रोड के साइड में, जहां पर खास करके जहां पर ऐसे मोड़ आने वाला होता है। या फिर आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के बोर्ड लगे रहते हैं, है ना, कि भाई मथुरा 200 किलोमीटर, मेरठ 10 किलोमीटर, है ना जी, हरिद्वार 120 किलोमीटर, ऐसे आपने लगे हुए देखे होंगे बोर्ड हरे कलर के। अब ये जो छोटी छोटी डिब्बियां लगी हैं या फिर जो ये हमारे हरे कलर के बोर्ड लगे हैं, कभी आपने सोचा है कि इनमें लाइट तो होती नहीं है, पर लेकिन ये लाइट पड़ते के साथ ही चमक जाते हैं, होता नहीं होता ऐसा? तो वो कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, यानी कि जैसे ही उस पर लाइट पड़ी, उन्होंने लाइट, उनके पार्टिकल्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और क्या हुआ, तुरंत आपको वो चीज विजिबल हो गई, दिखाई देने लग गई। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है, बस आपने जो आपकी जो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हुई है ना,
वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और उससे क्या करेगी, वो अपना जो उस पर लिखा है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। इसी वजह से वो स्पेसिफिक कलर के ही होते हैं। कभी आपने देखोगे तो ब्लू से कलर का या फिर ग्रीन, ज्यादातर ग्रीन, रेड कलर का क्यों नहीं है? समझ वाली बात नहीं आ रही है ना? रेड कलर का होगा तो जो साइन होंगे, है ना, या फिर किसी ट्रक के पीछे लगा होगा पट्टी टाइप, बस। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात बेटा जी? आगे आ जाता है बेटा जी हमारा बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड अपना, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड अपना, है ना। बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के बारे में बात की जाए तो बायोलॉजिकल मेथड आर यूज व्हेन हमारा पोटेंसी ऑफ ड्रग और इट्स हमारा डेरिवेटिव कैन नॉट प्रॉपरली डिटरमाइंड बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड। कि बायोलॉजिकल मेथड हमारा कब यूज होता है, जब भी हम किसी ड्रग की पोटेंसी को, यानी किसी भी ड्रग की क्षमता को, है ना, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग फिजिकल यानी कि हमारा क्या बेटे, हमारा भौतिक, और केमिकल यानी कि रासायनिक, इन दोनों तरीके से, इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम लोग डिटरमाइन ना कर पाए, पता ना लगा पाए, तो हम लोग किसका यूज करते हैं बेटे, हमारा तब जाकर के हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मेथड हमारा यूज होता है किसके लिए बेटे, हमारा कि हमारा पोटेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए कि हमारी पोटेंसी कैसी है, किसकी कौन सी पोटेंसी बेटा जी, जो हमारी एंटीबायोटिक्स रहती है, या फिर जो हमारी क्या बेटे हमारी एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा देखो नॉर्मल ड्रग के लिए हमारा क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड होगा, जो फिजिकल और केमिकल से पता नहीं लग रहा है। अगर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रहेगा, यानी कि जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हो गए, तो इनके लिए हम लोग क्या बेटे हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हैं। तो अगर जो एंटी माइक्रोबियल एसे के वहां पर रहेगा, है ना, हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए क्या यूज हो रहा है, सैंपल को, है ना, हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स के साथ में, और यही मेथड हमारे क्या करते हैं बेटे हमारा प्लांट मेथड को, और हमारा जो बेटे हमारा क्या है, जो टर्बोमेट्रिक जो एनालिसिस होता है उनको बढ़ावा देते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड हमारा यही है, और यही हमारी क्या होती है बेटे हमारी डिफरेंट डिफरेंट हमारे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती है हमारी एनालिसिस की। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग खाली इतनी ही बात करेंगे। तो अगर जो आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, तो चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे दीजिए। अगर जो आप लोगों को आपका फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री की क्लास क्लियर हुई हो, अच्छी लगी हो, तो फटाक से एक बारी चैट सेशन में अपना हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देंगे सभी बच्चे। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में, कि हमारा हम लोग किस प्रकार से अलग अलग मेथड्स के थ्रू अपना जो भी, जैसे हम लोग भाई किसी को केजी में, किसी को एमएल में, है ना, कैसे हम लोग अलग अलग मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या हमारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगली क्लास में, यानी कि जो कल शाम को हमारी क्लास होगी उसमें। ठीक है जी, क्लियर है मेरे गुड्डू गुड़िया बात? चलेगा, तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर एंड करेंगे भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ऐप पर भी कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हो। तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे भाई कल सुबह 6:30 बजे अपनी HAP की क्लास में। एंड लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।